मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं उपन्यास आधा गांव। आधा गांव जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी को दिखाते हुए अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। इसी कड़ी में राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव भी शामिल है। यह एक उपन्यास नहीं वरन उस गांव की जीवन गाथा है जिसने विभाजन का संतरास झेला। इस उपन्यास में गंगौली में रहने वाले मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लोगों की कहानी है। गंगौली गांव दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर टोला और दक्षिण टोला। इन दो टोलों में रहने वाले शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरी जातियां भी इस गांव में हैं जो हिंदू हैं। यह उपन्यास जिस तरह मुस्लिम समुदाय के रहन सहन को दिखाता है वह कहीं और नहीं मिलता। यह उपन्यास सांप्रदायिक दंगों के कारण गांव में आए हुए परिवर्तन की कहानी है, परंतु यह उपन्यास सांप्रदायिक घटनाओं से अधिक उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से किस तरह हमारा ग्रामीण और नगरीय समाज, जिसमें तमाम विभिन्नताएं मौजूद थीं, एक रहते हुए भी विभाजित होने लगा था। आधा गांव 1966 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन से राही मासूम रजा का नाम उच्च कोटि के उपन्यासकारों में लिया जाने लगा। यह उपन्यास उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से लगभग 11 मील दूर बसे गंगौली के सिया समाज की कहानी कहता है। आइए सुनते हैं इसी उपन्यास के आधा गांव के पहले भाग ऊंघता शहर के वाचन पर। गाजीपुर के पुराने किले में अब एक स्कूल है जहां गंगा की लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाने या ठंडी सांस लेने की आवाज नहीं आती। किले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं घूमता, न ही उन पर कोई विद्यार्थी ही आता है जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा से कुछ कहे या सुने। गदले पानी की इस महान धारा को न जाने कितनी कहानियां याद होंगी, परंतु माएँ तो जीनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों से मगन है। और गंगा के किनारे न जाने कब से मेलते हुए इस शहर को इसका ख्याल भी न आता कि गंगा के पाठशाले में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुने। यह संभव नहीं है कि अगर अब भी इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले तो उस पार के गांव और मैदान के खेत घने जंगलों में बदल जाएं और तपोवन में ऋषियों की कुटियां दिखाई देने लगे और वह देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार कंधे से कमाने लटकाए तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन दीवारों पर कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कोल्हों में जोत दिए जाते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकालें और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाए। लगा झुलनी का धक्का, बलम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता की चटकलों में इस शहर के सपने सन के ताने बाने में बुनकर दिसावर भेद दिए जाते हैं और सिर्फ खाली आंखें रह जाती हैं और वीरान दिल रह जाते हैं और थके हुए बदन रह जाते हैं जो किसी अंधेरी सी कोठरी में पड़े रहते हैं और पगडंडियों, कच्चे पक्के तालाबों, धान, जौ और मटर के खेतों को याद करते हैं। कलकत्ता कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। गाजीपुर के बेटे बेटियों के लिए यह भी विरह का एक नाम है। यह शब्द विरह की एक पूरी कहानी है जिसमें न मालूम कितनी आंखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हजारों हजार प्रदेश जाने वाले मेघदूत द्वारा हजारों हजार संदेश भेजते हैं। शायद इसीलिए गाजीपुर में टूटकर पानी बरसता है
और बरसात में नई पुरानी दीवारों, मस्जिदों और मंदिरों की छतों और स्कूलों की खिड़कियों के दरवाजों की दीवार में विरह के अखुए फूट आते हैं और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं। बरसत में को घर से ना निकले, तुम ही अनूप विदेश जवैया। कलकत्ता, बंबई, कानपुर और ढाका इस शहर की हदें हैं, दूर तक फैली हुई हदें। यहाँ के रहने वाले यहाँ से जाकर भी यहीं के रहते हैं। गुब्बारे आकाश में चाहे कितनी दूर निकल जाए, परंतु अपने केंद्र से उसका संबंध नहीं टूटता। जहां किसी बच्चे के हाथ में निर्बल धागे का एक सिरा होता है, इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चों के हाथों से यह डोर टूट गई है। यह कहानी सच पूछिए तो उन्हीं गुब्बारों की है, या शायद उन बच्चों की है जिनके हाथों में मरी हुई डोर का एक सिरा है और जो अपने गुब्बारों की तलाश कर रहे हैं और जिन्हें यह नहीं मालूम कि डोर टूट जाने पर उन गुब्बारों का अंजाम क्या हुआ। गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। परंतु जब इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो गंगा बिलक बिलक कर रोने लगती है और यह नगर उसके आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, मुसलमान अजान देने लगते हैं, हिंदू गंगा पर चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि रूठी हुई गंगा मैया मान जाए। अपने प्यार की इस हतक पर गंगा झल्ला जाती है और किले की दीवार से अपना सिर टकराने लगती है और उसके उजले सफेद बाल उलझकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। हम उन्हें झाग कहते हैं। गंगा जब यह देखती है कि उसके दुख को कोई नहीं समझता, तो वह अपने आंसू पोंछ डालती है। तब हम यह कहते हैं कि पानी उतर गया। मुसलमान कहते हैं कि अजान का वार कभी खाली नहीं जाता। हिंदू कहते हैं कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। और कोई यह नहीं कहता कि मां के आंसुओं ने जमीन को और भी उपजाऊ बना दिया है। दूर दूर तक जमीन पर नर्म मिट्टी का एक गिलाफ सा चढ़ जाता है। परंतु गंगा भी क्या करे, डांगर बैलों में हल्का बोझ उठाने की ताकत ही नहीं है। यह शहर इतिहास से बेखबर है। इसे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी बरगद की ठंडी छांव में लेटकर अपने इतिहास के विषय में सोचे, जो रामायण से आगे तक फैला हुआ है। रहा भविष्य, तो उसके विषय में सोचने का इसे साहस ही नहीं है। समय के घड़े में एक पतला सा छेद है, जिससे क्षण क्षण समय टपकता रहता है। यह शहर क्षण क्षण जीता है, क्षण क्षण मरता है और फिर जी उठता है। कौन जाने इसकी यह घोर तपस्या कब खत्म हो। गाजीपुर जिंदगी के काफिलों के रास्ते पर नहीं है। कभी हवा इधर से होकर गुजरती है तो काफिलों की धूल आ जाती है और यह बस्ती उस धूल को इत्र की तरह अपने कपड़ों में और अपने बदन पर मलकर खुश हो लेती है। यह मेरा शहर है। मैं जब भी अपने शहर की गलियों से गुजरता हूं, यह मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मेरी छोटी छोटी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह जगह मिलता है, परंतु इसकी संपूर्ण वास्तविकता अब तक मेरे काबू में नहीं आई है। इसीलिए मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूं। यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफर है। मैं गाजीपुर की तलाश में निकला हूं, लेकिन पहले मैं अपने गंगौली में ठहरूंगा। अगर गंगौली की हकीकत पकड़ में आ गई, तो गाजीपुर का एपिक लिखने का साहस करूंगा। यह उपन्यास वास्तव में उस एपिक अर्थात महाकाव्य की भूमिका है। परंतु एक बात सुन लीजिए, यह कहानी न कुछ लोगों की है और न कुछ परिवारों की। यह उस गांव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के भले बुरे पात्र अपने आप को पूर्ण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहानी न धार्मिक है न राजनैतिक, क्योंकि समय न धार्मिक होता है न राजनैतिक, और यह कहानी है समय ही की। यह गंगौली में गुजरने वाले समय की कहानी है। कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गए, कई बच्चे जवान हो गए
और कई बच्चे पैदा हो गए। यह उम्रों के इस हेर फेर में फंसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहां कभी मकान थे, और यह कहानी है उन मकानों की जो खंडहरों पर बनाए गए हैं। और यह कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही झूठी भी। मुझे झूठ में सच और सच में झूठ की मिलावट की कला आती है। इस कहानी में जगह जगह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि यह कहानी मुझसे दूर न जा सके, कि मैं जब चाहूं इसे छू लूं। अपने आप को ढांढस देने के लिए कि जो कहानी मैं सुना रहा हूं वह आपको और अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि इसी कहानी की तरह मैं खुद भी हूं। इसलिए यह आप बीती भी है और जग बीती भी। युग एक बिना जिल्द की किताब की तरह एक खुले मैदान में पड़ा हुआ है। हवा की हल्की सी लहर भी इसके पन्ने उलटती पलटती रहती है। पढ़ने वाले के सामने पन्नों में फरसों घटते बढ़ते रहते हैं। कभी वह 10 पृष्ठ आगे निकल जाता है और कभी 10 पृष्ठ पीछे रह जाता है। इसीलिए मैं प्रथम पुरुष का बेखटके प्रयोग कर रहा हूं कि पन्ने स्वयं न उलट सकें, ताकि क्रम शेष रहे और मैं यह देख सकूं कि क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। कहते हैं कि आषाढ़ की एक काली रात में तुगलक के एक सरदार सैयद मसूद गाजी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार करके गादीपुरी पर हमला किया। चुनाचे यह शहर गादीपुरी से गाजीपुर हो गया। रास्ते वहीं रहे, गलियां भी वहीं रहीं, मकान भी वहीं रहे, नाम बदल गया। नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता शायद, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गाजीपुर बनकर गादीपुरी को भी बदल जाना चाहिए था। या फिर कम से कम इतना होता कि हारने वाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर और चमार अपने को गादीपुरी कहते और जीतने वाले सैयद, शेख और पठान अपने को गाजीपुरी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सब गाजीपुरी हैं, और अगर शहर का नाम न बदला होता तो सब गादीपुरी होते। वे नए नाम हैं बड़े दिलचस्प। अरबी का फतह हिंदी के गढ़ में घुलकर एक इकाई बन जाता है। इसीलिए तो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की हकीकत मेरी समझ में नहीं आती। अगर अली को गढ़ से, गाजी को पुर से और दिलदार को नगर से अलग कर दिया जाएगा तो बस्तियां वीरान और बेनाम हो जाएंगी। और अगर इमाम को बाड़े से निकाल दिया गया तो मुहर्रम कैसे होगा। गंगा इस गाजीपुर को उसी तरह सीने से लगाए हुए है जिस तरह वह गादीपुरी को लगाए हुए थी। इसीलिए नाम गादीपुर हो या गाजीपुर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसूद गाजी के बाल बच्चों ने दूर पास के देहातों पर जरूर कब्जा जमाया होता, और यूं दिल्ली से आने वाला खानदान कई जमींदार परिवारों में जरूर बढ़ता, और मैं यह कहानी फिर भी लिखता। मसूद गाजी के एक लड़के नूरुद्दीन शहीद ने, यह शहीद कैसे और क्यों हुआ यह मुझे नहीं मालूम, और शायद किसी को नहीं मालूम, 2 नदियां पार करके गाजीपुर से कोई 12-14 मील दूर गंगौली को फतह किया। कहते हैं कि इस गांव के राजा का नाम गंग था और उसी के नाम पर इस गांव का नाम गंगौली पड़ा। लेकिन इस सैयद खानदान के पांव जमने के बाद भी इस गांव का नाम नूरपुर या नूरुहीन नगर नहीं हुआ। मेरे गंगौली का नाम मेरे गाजीपुर से बुरा नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि नूरुद्दीन शहीद की समाधि जो गंगौली से नई है, गंगौली से पुरानी मालूम होती है। ईंटों की इस छोटी सी इमारत पर कभी एक छत जरूर रही होगी, परंतु मैं तो लगभग 36-37 साल से इसे खंडहर ही देख रहा हूं। बस 10 मुहर्रम को जब दोनों पट्टियों के जुलूस यहां आते हैं तो मजमा सा लग जाता है, और समाधि से जरा हटकर लकड़ी के अखाड़े वाले अपना मजमा लगाकर गदके, बनैठी, बांक और तलवार के हाथ निकालने लगते हैं। और फिर एकदम से कोई आदमी नारा लगाता है, बोल मोहम्मदी, और सारा गांव जवाब देता है, या हुसैन।
इधर कुछ दिनों से गंगौली में गंगौली वालों की संख्या कम होती जा रही है और सुन्नियों, शियों और हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए नूरुद्दीन शहीद की समाधि पर अब उतना बड़ा मजमा नहीं लगता और गंगौली का वातावरण बोल मोहम्मदी या हुसैन की आवाज से उस तरह नहीं गूंजता जिस तरह कभी गूंज उठा करता था। शायद यही कारण है कि समाधि आज उदास उदास नजर आती है और अपनी अंधी आंखों से इधर उधर देखती रहती है और सोचती रहती है, मेरी गंगौली कहाँ गई। लेकिन इस समाधि की जड़ें गंगौली की जमीन में है, इसीलिए वह जहां की तहां खड़ी है, अकेली। विशाल वृक्ष अपनी जगह से नहीं हटते जब तक कि उन्हें काट न डाला जाए या जब तक कि उनकी जड़ें खोखली न हो जाए। अब्दुल कासिम चा, बोहन भाई, तन्नू भाई, तस्सम, कैसर, अख्तर और गिरे पाकिस्तान में है, परंतु नूरुद्दीन शहीद की समाधि अब भी गंगौली में है और उसे कस्टोडियन ने भी नहीं हथियाया है, क्योंकि कस्टोडियन को मालूम था कि यह नूरुद्दीन शहीद की समाधि गंगौली के सैयदों की नहीं है बल्कि गंगौली की है। बरगद के पेड़ों की उम्र जरा लंबी होती है और इस समाधि को कई नस्लों ने अपनी अपनी हड्डियों की खाद दी है। इस समाधि के अतिरिक्त गंगौली के सैयदों ने एक करबला भी बनवाया। यह करबला समाधि के दक्षिण में है और खुद समाधि गंगौली के पूरब में है। इन लोगों ने एक तालाब भी खुदवाया जो गांव के पश्चिमी सिरे पर है। यह तालाब नूरुद्दीन शहीद के उत्तराधिकारियों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि इसके आसपास किसी मंदिर का निशान नहीं है। तालाब से निकली हुई मिट्टी के टीलों पर आम और जामुन के पेड़ हैं और गांव के मीर साहिबान 10 मुहर्रम को इन्हीं टीलों पर नमाज पढ़ने आते हैं। इस तालाब के पश्चिम में चूने का बना हुआ 3 दरों वाला नील का एक वीरान कारखाना है, जिसे हम लोग न मालूम क्यों गोदाम कहते हैं। यह जॉन गिलक्राइस्ट की यादगार है, यानी एक और ही युग की निशानी है। अब यह या तो चरवाहों के काम आता है जो उस पर बैठकर ईख खाते हैं, या प्रेमियों के काम आता है। यहाँ चाहे हीर को राझा न मिलता हो, परंतु बदन को बदन अवश्य मिल जाता है। एक टूटी फूटी समाधि और एक उजड़े हुए कारखाने के बीच में यह गांव आबाद है। गंगौली के 2 कोनों पर सैयद लोगों के मकान हैं। कुल मिलाकर 10 घर होंगे। दक्षिण वाले घर दक्षिण पट्टी कहलाते हैं और उत्तर वाले उत्तर पट्टी। बीच में जुलाहों के घर हैं। सिप्तुदा के घर से राखियों की आबादी शुरू हो जाती है और फिर गंदी कच्ची गली गंगौली के बाजार में दाखिल हो जाती है और नीची दुकानों और खुजली के मारे हुए कुत्तों से दबकर गुजरती हुई नूरुद्दीन शहीद की समाधि के खुले हुए वातावरण में आकर इत्मीनान की सांसें लेती है। गांव के आसपास झोपड़ों के कई पूरे आबाद हैं। किसी में चमार रहते हैं, किसी में भर और किसी में अहीर। गंगौली में 3 बड़े दरवाजे हैं। एक उत्तर पट्टी में है और पक्कड़ तले कहा जाता है। यह लकड़ी का एक बड़ा सा फाटक है। सामने ही पक्कड़ का एक पेड़ है। चौखट से उतरते ही दाहिनी तरफ कई इमाम चौक हैं, जिन पर 9 मुहर्रम को लकड़ी के खूबसूरत ताजिए रखे जाते हैं और फिर एक बड़ा आंगन है। जमींदारों में इन बड़े आंगनों का एक बड़ा सामाजिक महत्व है। बिरादरी की बारातें यहीं उतरती हैं। मरने जीने का खाना यहीं होता है। आसामियों को सजा यहीं दी जाती है। पट्टीदारी के मामले यहीं उलझाए और सुलझाए जाते हैं और यहीं थानेदारों, डिप्टियों और कलेक्टरों का नंगा नाच होता है। ये अगर न हो तो जमींदारियां ही न चलें। तो एक बड़ा फाटक उत्तर पट्टी में भी है और 2 दक्षिण पट्टी में। एक जहीर खां के पुरखों का, यानी दद्दा के मायके वालों का। इस फाटक का नाम बड़का फाटक है और बड़ा दरवाजा अबूदा के बुजुर्गों का है, जो अबू मियाँ का फाटक कहा जाता है। हमें इन्हीं तीनों फाटकों और इनके चारों ओर रहने वाले सैयद परिवारों में जाना है। हाँ, एक बात और, यह गंगौली कोई काल्पनिक गांव नहीं है और इस गांव में जो घर नजर आएंगे
वे भी काल्पनिक नहीं हैं। मैंने तो केवल इतना किया है कि इन मकानों को मकान वालों से खाली करवाकर इस उपन्यास के पात्रों को बसा दिया है। ये पात्र ऐसे हैं कि इस वातावरण में अजनबी नहीं मालूम होंगे, और शायद आप भी अनुभव करें कि फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, झगटिया बो, मौलवी बेदार, कोमिला, बबर मुआ, बलराम चमार, हकीम अली कबीर या अहीर और अनवारुल हसन राकी और दूसरे तमाम लोग भी गंगौली के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने इन काल्पनिक पात्रों में कुछ असल पात्रों को भी फेंट दिया है। ये असली पात्र मेरे घर वाले हैं, जिनसे मैंने यथार्थ की पृष्ठभूमि बनाई है और जिनके कारण इस कहानी के काल्पनिक पात्र भी मुझसे बेतल्लुक हो गए हैं। आइए अब चलें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के पहले भाग ऊँघता शहर का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुरांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के अगले भाग मेरा गांव मेरे लोग का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।